So, good evening, all of you. Today we will discuss about malabsorption syndrome. So, malabsorption syndrome is a state arising from abnormality in absorption of food nutrients across GI tract. So, जो हम खाना लेते हैं, तो जब हम कोई भी खाना लेते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होते हैं एंजाइम्स के थ्रू, और वहाँ से वो सीधे हमारे ब्लड में जाते हैं और पूरी बॉडी में हमें मिलते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। लेकिन जब यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है ड्यू टू एनी कंडीशन, ड्यू टू एनी कॉज, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो इसकी वजह से जो है ये माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है। देन इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सो फर्स्ट वन है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की वजह से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो रहा है तो ये विद इन 2 या 3 डेज में सबसाइड हो जाता है एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ लेने से। सेकेंड वन है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ जो है, इसमें जो है ग्लूटेन से एलर्जिक होता है पर्सन। अगर किसी पर्सन को ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो जो है इरिटेशन पैदा करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लूटेन इज़ मेनली फाउंड इन द व्हीट। जो गेहूँ होता है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। सो उससे कई लोगों को एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी सीलिएक डिजीज़ जो है बोलते हैं उसे। सर्जिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए। शॉर्ट बाउल सर्जरी हुई है, SBS जिसे हम कहते हैं। उसकी वजह से भी अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को सर्जरी के थ्रू कट किया है या फिर कुछ, तो उसका जो है वहाँ पे जो है नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बिगड़ जाएगा, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है उसमें एब्जॉर्प्शन में दिक्कतें आएंगी। कंजेनाइटल फैक्टर्स, कुछ कंजेनाइटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है न्यूट्रिएंट का। लाइक कई बच्चों में जो है वो इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ठीक से। तो ये भी एक फैक्टर है। देन एंजाइम डेफिशिएंसीज। वी ऑल नो दैट एंजाइम्स कितने ज़रूरी होते हैं किसी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंजाइम्स जो लीवर से सिक्रीट होते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, हम सभी को पता है कि जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है लास्टली जो है वो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो दीवारें हैं उनसे जो है क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलते हैं। तो अगर वो एंजाइम्स वहाँ पे है ही नहीं तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। देन ड्रग्स हैं, सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन्स, ये क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। या अल्कोहल लेने की वजह से भी जो है वो न्यूट्रिएंट वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। देन उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम फर्स्ट एंड जो कॉमन जो है क्लिनिकल सिम्टम्स जो होता है वो होता है डायरिया। अगर कोई भी चीज़ हमें ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो वो हमें डायरिया ही कॉज करेगी। तो फर्स्ट एंड कॉमन सिम्टम जो है इसका वो डायरिया है। देन वेट लॉस। अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो बॉडी को ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। फ्लैटुलेंस होगा। फ्लैटुलेंस जो होता है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो वो NS के थ्रू गैस जो है रिलीज़ होती है, तो उसको हम फ्लैटुलेंस कहते हैं। एब्डोमिनल ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। फिर से वही अगर गैस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वह पूरे स्टमक में भी एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, पेट में जो है वो दर्द होगा ब्लोटिंग की वजह से। स्टीटोरिया होगा। स्टीटोरिया क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट या किसी भी फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ठीक से, तो वो हमारे NS के थ्रू सब बाहर निकलता है। तो वो एज इट इज़ जहाँ से हम लेते हैं, फैट लेते हैं, तो वो फैट का एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं, तो वो सीधे जो है NS के थ्रू बाहर आ जाता है। तो
स्टीटोरिया जो होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव फैट होता है स्टूल में, तो उसे हम स्टीटोरिया कंडीशन बोलते हैं। एनीमिया, अगर कोई पेशेंट या फिर कोई पर्सन जो है आयरन ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, आयरन जैसा वो ले रहा है वैसे ही बाहर निकल जा रहा है, तो वो एनीमिया कॉज करेगा। ऑस्टियोपेनिया, अगर कोई पेशेंट कैल्शियम ले रहा है या फिर विटामिन्स ले रहा है, तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से ऑस्टियोपेनिया हो जाएगा, जो कि बोन्स में जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं वो होता है ऑस्टियोपेनिया। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। एडिमा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे प्रोटीन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो वहाँ पे एडिमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है, तो जो भी हम फैट लेंगे, जो भी हम प्रोटीन लेंगे, वो डायरेक्टली हमारे एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पे जो है एडिमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं, सर्टेन कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी हुई है या फिर किसी वजह से, वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। देन हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो होती है ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम कंप्लीट हीमोग्राम करवाते हैं, LFT KFT जो भी है वो सारे कराते हैं। स्टूल टेस्ट, हम इसमें स्टूल टेस्ट करते हैं, बायोप्सी करते हैं, जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से हम टिश्यू लेते हैं और उसकी हम बायोप्सी करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कोई कैंसरस या फिर कोई और डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है। एंडोस्कोपी करते हैं, स्कोप के थ्रू हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है या फिर वहाँ पे कोई अल्सरेशन फॉर्म तो नहीं हो रहा है या फिर कोई भी अगर एनी अदर कंडीशन है, तो वो सब हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ब्रीथ टेस्ट करते हैं। अब ब्रीथ टेस्ट में होता क्या है इसके पीछे की जो लॉजिक है वो क्या है। जब हम ब्रीथ टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन की स्मेल आती है। हाइड्रोजन क्यों आती है? क्योंकि कई जो बच्चे होते हैं या फिर कई लोग जो होते हैं वो लैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है उनमें, वो जो दूध में जो लैक्टोज होता है सॉरी, वो उनको पचा नहीं पाते, उसके लिए एलर्जिक होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लैक्टोज जो है जब वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो वहाँ पे वो गैस फॉर्म करता है जिसको हम H2 बोलते हैं। तो वहाँ से जब गैस का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, तो ब्लड के थ्रू वो हमारे लंग्स में आती है। तो वो जब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो हमें H2 की स्मेल आती है। तो वहाँ पे भी हम ब्रीथ टेस्ट करते हैं। CT स्कैन से हम पता लगा सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है या फिर जो भी है। तो ये सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे। देन इसमें मेडिकल मैनेजमेंट जो है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड, क्योंकि बॉडी तो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रही है तो बॉडी में इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए हमें इसका रिप्लेसमेंट देना होगा। न्यूट्रिएंट देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, फ्लूइड्स देंगे। सप्लीमेंटेशन ऑफ एंजाइम्स, अगर इसका कॉज जो है वो एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो हम उस एंजाइम को देकर उसका सप्लीमेंट देके हम वो डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर डाइट में कुछ ऐसा इंटेक ले रहे हैं या फिर कुछ भी अगर ऐसा फूड ले रहे हैं जिससे कि एलर्जी हो रही है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो हम उसमें मॉडिफाई करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, इन केस ऑफ इन्फेक्शन हम यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। कोलेसिस्टेमाइन भी इसमें दे सकते हैं। तो ये सब था हमारा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का डेफिनेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड लास्ट मेडिकल मैनेजमेंट। So thank you all of you.